हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start. So I am waiting for your confirmation. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का ये हमारा स्पेशल क्लास है जिसमें हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये वो क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम्स में या तो पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओनली दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर होंगे। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस, अदरवाइज क्विकली मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। So this is first question. Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India meets how many times in a year? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो MPC है वो एक साल में कितने बार मिलता है? तो इट मीट्स ऑन 6 टाइम्स, अदरवाइज इट शुड मीट मिनिमम 4 टाइम्स। रूल यही कहता है इट शुड मीट मिनिमम 4 टाइम्स, बट इट मीट्स 6 टाइम्स। सो दिस मीन देर इज ए मीटिंग एवरी 2 मंथ्स। हर 2 महीने के बाद बाई मंथली बेसिस के ऊपर ये मीटिंग होल्ड होती है। एनुअल टर्नओवर टू क्वालिफाई ए स्टार्टअप इज लिमिटेड टू। अगर स्टार्टअप कहलवाना हो, क्वालिफाई करना हो, तो उसके लिए एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? सो दिस मैक्सिमम अमाउंट इज रुपीज 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए ये मैक्सिमम अमाउंट है टर्नओवर का, एनुअल टर्नओवर का। बैंक नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड अक्रॉस द काउंटर इफ नंबर ऑफ नोट्स इज अप टू। अगर एक्सचेंज करने हो बैंक नोट्स अक्रॉस द काउंटर तो उन नोटों की गिनती ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? सो दिस कैन बी अप टू 20 नोट्स, सो दैट इज मैक्सिमम। करंट रेशियो इज 1.5, 1.5 is to 1, quick ratio is 1 is to 1. Next year no change in CRR, quick ratio is 0.71, so change is result of। तो यहाँ पे क्विक रेशियो 1.5 है, सॉरी क्विक रेशियो 1:1 है, करंट रेशियो 1.5 है। नेक्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं है करंट रेशियो में, लेकिन क्विक रेशियो रिड्यूस हो जाती है। इस रिडक्शन के पीछे रीजन क्या हो सकता है? सो इस रिडक्शन के पीछे रीजन है डिक्रीज इन रिसीवेबल्स और इंक्रीज इन स्टॉक्स। या तो जो डेट्स हैं, बुक डेट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, उनमें उनके डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि उनमें डिक्रीज होना मीन्स क्विक एसेट्स का डिक्लाइन कर जाना, या स्टॉक में इंक्रीज हो गया है। तो स्टॉक है नॉन क्विक एसेट्स, उनमें इंक्रीज हो जाना या रिसीवेबल में डिक्रीज हो जाना। रेड फ्लैग्ड अकाउंट इज एनपीए अकाउंट, फ्रॉड अकाउंट और अकाउंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। जो रेड फ्लैग्ड अकाउंट होते हैं तो वो एनपीए अकाउंट होते हैं या फ्रॉड अकाउंट होते हैं या वो अकाउंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं। फ्रेंड्स, वो अकाउंट होते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड, यानी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हम फ्रॉड को सस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स कैश बजट मेथड फॉर वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड? सो वर्किंग कैपिटल असेस करने के लिए कई मेथड्स हैं, उनमें एक मेथड होता है कैश बजट। तो हमने बताना है कैश बजट इनमें से किस में यूज होता है? टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए, शुगर मिल के लिए, हॉस्पिटल के लिए या एक्सपोर्टर के लिए? फ्रेंड्स, ये होता है किन के लिए? तो ये होता है बी एंड सी, दैट इज शुगर मिल के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। यानी वो सीजनल एक्टिविटी हो उनके लिए या वो सर्विस इंडस्ट्री है तो उनके लिए।
In a CGT MSc scheme, guarantee covers how much percent in case of loans of more than 5 lakh up to rupees 50 lakh sanctioned to women or SC/ST or ZED certified MSCs. तो इन केसेस में जहां लोन का अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा 50 लाख तक, इन सिचुएशन के अंदर ये कवर अवेलेबल होता है 85% ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट एनपीए अमाउंट का. बैंक नोट्स कैन बी एक्सचेंज अक्रॉस द काउंटर इफ वैल्यू इज अप टू. तो बैंक नोट की वैल्यू कितनी हो सकती है अगर उनको एक्सचेंज करना है अक्रॉस द काउंटर? सो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 5,000 रुपीज. लार्ज एक्सपोजर मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लार्ज एक्सपोजर से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं. उन गाइडलाइंस में लार्ज एक्सपोजर किसको हम कहते हैं? तो एनी एक्सपोजर विच इज 10% और मोर ऑफ बेस कैपिटल. बैंक का जो बेस कैपिटल है, यानी बैंक का जो टीयर 1 कैपिटल है, CET1 कैपिटल, उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो एक्सपोजर. सो बैंक का बेस कैपिटल मीन्स जो टीयर 1 कैपिटल है, कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए. इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएटेड टू सिक्योर होम लोन, इट नीड्स रजिस्ट्रेशन विद. अगर इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट की जाए लोन को सिक्योर करने के लिए, होम लोन को, तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? फ्रेंड्स, इसका रजिस्ट्रेशन जो है सब रजिस्ट्रार के पास तो नहीं होगा, लेकिन सरसाई में उसकी रिक्वायरमेंट है. तो इट विल बी रजिस्टर्ड विद सरसाई अनलेस किसी पर्टिकुलर स्टेट ने अपने यहाँ इक्विटेबल मॉर्गेज को भी रजिस्ट्रेशन विद सब रजिस्ट्रार मैंडेटरी किया हो. तो जनरल रूल जो है वो केवल सरसाई के लिए है. इन प्रायोरिटी सेक्टर lending target for small farmer loan was how much percent of ANBC as on 31st March 23? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये दोनों के लिए इकट्ठा टारगेट है. तो इट वॉज 9.5% ऑफ ANBC. 31/3/24 को जाकर के इट इज 10%. 31/3/23 को इट इज 9.5%. एज क्राइटेरिया इन PMJJY स्कीम एंड PMSBY स्कीम. प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा एंड प्राइम मिनिस्टर SBY. तो इन दोनों में एज क्राइटेरिया क्या है? सो पहले में एज क्राइटेरिया 18 to 50 है और दूसरे में 18 to 70 ईयर्स का क्राइटेरिया है. जो सुरक्षा जीवन है उसमें 18 to 70 और जो JJY है तो उसमें इट इज 18 to 50. बेंच मार्क रेट फॉर EBLR कैन बी फिक्स्ड बाय. अगर हम एक्सटर्नल बेंच मार्क लेंडिंग रेट को यूज करते हैं तो EBLR कौन फिक्स करता है? सो इसमें या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है रेपो रेट को, या FBIL फाइनेंशियल बेंच मार्क इंडिया लिमिटेड वो फिक्स करता है, जिसमें वो ट्रेजरी बिल्स को बेस लेता है. विच इज नॉट पार्ट ऑफ OVD फॉर KYC पर्पज. इनमें से कौन सा KYC के लिए OVD का काम नहीं करता? ड्राइविंग लाइसेंस, इट इज पासपोर्ट, इट इज पैन, इट इज नॉट आधार, इट इज वोटर आई कार्ड, इट इज. सो पैन जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ OVD. फाइनेंशियल जूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो फाइनेंशियल जूरिसडिक्शन है, पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन हम जिसको कहते हैं, उसका वैल्यू है अबव 50 लाख अप टू 2 करोड़. बिलो यानी अप टू 50 लाख वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, अबव 2 करोड़ दैट इज विद नेशनल कमीशन. लोन गिवन टू B granted by G. B defaulted on demand. G made the payment. What right is available to G? लोन हमने दिया B को, गारंटी किया G ने, B ने डिफॉल्ट किया, डिमांड के ऊपर G ने पेमेंट किया. अब G को कौन सा राइट अवेलेबल होगा? G को राइट अवेलेबल हो जाएगा राइट ऑफ सबरोगेशन. अंडर दिस राइट ऑल लोन सिक्योरिटी जो बैंक के पास थी, सो दोज विल बी ट्रांसफर टू गारंटर, सो दैट गारंटर अब अपने लोन को रिकवर कर सके. फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वीकर सेक्शन लोन शुड बी हाउ मच % ऑफ ANBC एज ऑन 31st March 24 विद इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग.
तो यहाँ पे हमने आंसर प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। उनका वीकर सेक्शन का टारगेट 31 मार्च 24 को। सो इट इज ए 12% ऑफ ANBC। ANBC का 12%। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल डिपॉजिट इन पेमेंट बैंक्स। सो पेमेंट बैंकों के अंदर जो इंडिविजुअल के डिपॉजिट्स हैं, इंडिविजुअल डिपॉजिट का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? इट इज ₹2 लाख। मैक्सिमम क्रेडिट इन अकाउंट ओपन बाय वे ऑफ OTP इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई अकाउंट OTP यानी जहां नॉन फेस टू फेस अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, तो उसमें मैक्सिमम क्रेडिट कितना हो सकता है एक अकाउंट के अंदर? तो मैक्सिमम क्रेडिट कैन बी 2 लाख। और अगर क्वेश्चन होता मैक्सिमम बैलेंस, सो दैट इज ₹1 लाख। एंड अगर क्वेश्चन होता मैक्सिमम लोन, तो टर्म लोन में 60,000 तक डिसबर्समेंट पॉसिबल है। If realizable value of security is less than how much % of outstanding borrower account and asset should be straight away classified as loss। अगर किसी अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटी अवेलेबल है लेस देन 10% है आउटस्टैंडिंग अकाउंट का, तो प्रीवियसली इट वाज फुली अवेलेबल, नाउ इट इज अवेलेबल लेस देन 10%। एंड एसेट शुड बी स्टेट अवे क्लासिफाइड लॉस एसेट। तो उस अकाउंट को स्टेट अवे लॉस अकाउंट क्लासिफाई करना हो तो ये वैल्यू कितने % है? तो लेस देन 10%, लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोल अकाउंट, और उस अकाउंट को हम लॉस अकाउंट कैटेगराइज करेंगे प्रोवाइडेड इनिशियली सिक्योरिटी वाज फुली अवेलेबल। Day NULM loan up to rupees how much to self-help group can be covered by CGSMU guarantee cover। So CGSMU के गारंटी कवर से सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन NULM के अंदर, डे NULM के अंदर कितने अमाउंट तक हो अगर उसको गारंटी मिल सकती है? तो दिस अमाउंट इज अप टू ₹20 लाख। If non-chest branch is unable to adjudicate the note, it will issue receipt and indicate payment in period of। अगर कोई नॉन करेंसी चेस्ट ब्रांच है और उसके पास एक नोट आता है, बैंक नोट कस्टमर लेके आता है, और उस ब्रांच को डिसाइड करना है कि वो नोट ऐसा है कि नहीं, तो उसके वो लिए रिसीट इशू करेगी और पेमेंट का पीरियड इंडिकेट करेगी। सो पीरियड ऑफ पेमेंट कितना है? तो दैट पीरियड ऑफ पेमेंट इज 30 days। Guarantee fee is how much % annually for loan of 120 lakh to small enterprise। अगर वो स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसके लिए गारंटी फी कितनी होगी? एनुअल गारंटी फी सो दिस गारंटी फी इज 1.2%। बैंक गारंटी of how much value and above should have 2 signatures as per Reserve Bank of India। अगर बैंक गारंटी का वैल्यू कितना अमाउंट हो या उससे ऊपर हो तो कम से कम 2 सिग्नेचर उसके ऊपर चाहिए होंगे। सो दिस वैल्यू इज ₹50,000 and above। In day NRLM, when amount of loan is above ₹2 lakh, how much % of loan should be for income generating productive purpose? डे NRLM के अंदर ये कंडीशन है कि अगर लोन का वैल्यू अमाउंट अबव ₹2 लाख हो तो उसका कुछ परसेंटेज वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए। सो दैट इज 50%। फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स जो JIB कर रहे हैं या CIB कर रहे हैं 2024 के लिए। हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। सो दीज क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और ये क्लासेस आपको हमारा चैनल दैट इज youtube.com NS Tour, जिसको अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो फॉर ऑल पेपर्स ऑफ CIB, फॉर ऑल पेपर्स ऑफ JIB, सो दीज क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपने इनको शुरू करना तो आप भी इनको शुरू कर सकते हैं, और अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय यू टू योर कोलीग्स। तो अपने कोलीग्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्विकली हम हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की।
ये जो स्लाइड इस समय आपके सामने है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपको उसको अपने व्हाट्सएप पेज के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर या टेलीग्राम पेज के ऊपर इसको अगर पोस्ट कर देते हैं तो ये मैसेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंच जाएगा एंड दे विल बी टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, इसको बाद में ना करके इमीडिएटली कर दीजिए। तो इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स, तो मैं वेट कर रहा हूं, तो कर दीजिए। सो यू विल बी हेल्पिंग मैनी स्टूडेंट्स। आप लाइव क्लास देख रहे हो तो भी, आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो तो रोक करके इसको पॉज करके वीडियो को, तो अगर ये काम आप कर देते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर मैनी स्टूडेंट्स। Now, X handed over important documents to bank for safe custody. So what will the relationship? तो यहाँ पे हैंड ओवर किए हैं डॉक्यूमेंट सेफ कस्टडी के लिए, तो यहाँ रिलेशनशिप जो बनेगा, बैंक इसमें बेली बनेगा और एक्स इसमें बेलर बनेगा। बेली वो जो उन आर्टिकल्स को रिसीव कर रहा है, बेलर वो जो उन आर्टिकल्स को डिलीवर कर रहा है। EBLR इज मैंडेटरी इन केस ऑफ ऑल लोन्स, MSME लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स या रिटेल लोन्स। तो जो EBLR है वो किन किन केसेस में मैंडेटरी है? तो इट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ रिटेल लोन्स एंड फ्लोटिंग रेट MSME लोन्स, तो इनके लिए ये मैंडेटरी है। कंपनी अंडरटेक्स दैट इट विल नॉट सेल इट्स एसेट्स और क्रिएट चार्ज ऑन इट्स एसेट्स विदाउट बैंक कंसेंट। एक कंपनी ने प्रॉमिस किया बैंक को कि अपने एसेट को ना तो ये बेचेगा और ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करेगा बैंक की कंसेंट के बगैर। इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इट इज कॉल्ड नेगेटिव लियन। एवरेज CRR बैलेंस ड्यूरिंग ए फोर्टनाइट इज 45,600 करोड़। मिनिमम डेली बैलेंस कितना होना चाहिए? हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज CRR बैलेंस फोर्टनाइट का दिस मच है। मिनिमम डेली बैलेंस इसके 90% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को लेंगे 45,600 को और उसको 90% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट दिस वैल्यू 41,040 रुपये, 40 करोड़ या वट एवर द अमाउंट भी, करोड़ में तो करोड़ में ये अमाउंट बन जाएगा। इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू डेफ, depositors, education and awareness funds, banks are to pay interest at what rate at present? So डेफ में जो पैसा हम ट्रांसफर करेंगे उसका रिफंड अगर हम दे रहे हैं तो कस्टमर को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? तो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट इट इज 3%। FDR without प्रीपेमेंट कैंसिलेशन कैन बी इश्यूड व्हेन अमाउंट इज। सो FDR का अमाउंट कितना होना चाहिए जिसमें हम विदाउट प्री पेमेंट कैंसिलेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं? तो जिसमें विदाउट प्री पेमेंट कैंसिलेशन की फैसिलिटी है, मतलब जिसमें प्री पेमेंट कैंसिलेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, उस FDR का वैल्यू कमर्शियल बैंकों में कितना होगा? सो दिस इज रुपीज अबव 1 करोड़। सो सिंगल टर्म डिपॉजिट रुपीज 1 करोड़ के अबव। प्रीवियसली दिस यूज्ड टू बी 15 lakh। गार्निशी ऑर्डर इन द नेम ऑफ X is applicable on saving bank account of X and Y either survivor, FD account of X yet to mature, saving bank of account minor under guardianship of X। तो गार्निशी ऑर्डर इन तीनों में से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नंबर 1 सेविंग अकाउंट XY है लेकिन ये आइदर सर्वाइवर, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर ये फॉर्मर सर्वाइवर होता तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता। FD अकाउंट X का है या टू मैच्योर, इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट माइनर के नाम से अंडर गार्डियनशिप ऑफ X, तो इसमें भी वो नहीं होगा, यानी ओनली इन नंबर 2। मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मैनी मंथ्स? तो जो मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो इंपोर्ट होता है और कंट्री के बाहर बाहर ही एक्सपोर्ट हो जाता है, तो उनका कंप्लीशन का पीरियड कितना होता है? सो दैट मैक्सिमम पीरियड इज 9 months। PPF प्री मेच्योर क्लोजर इज पॉसिबल आफ्टर, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसका जो प्री मेच्योर क्लोजर है सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ सर्टन कंडीशन, कितनी देर के बाद पॉसिबल है? सो इट इज पॉसिबल आफ्टर 5 years बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। Next question, date of NPS 16th November 19,
as on 31st March 22, what shall be provision if outstanding is rupees 25 lakh, residue security value is 8 lakh, ECGC guarantee coverage 66%. तो ये डेट ऑफ एनपीए है और हमने प्रोविजन करना है 31 मार्च 2022 को। तो दिस मीन ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड हुआ 16/11/19 को। DF1 ये बना 16/11/20 को। DF2 ये बना 16/11/21 को और DF3 ये बना 16/11/23 को और हमने पोजीशन देखनी है 31 मार्च 22 को। तो दिस मीन इस डेट को ये अकाउंट डाउटफुल टू अकाउंट था। इस डाउटफुल टू अकाउंट के ऊपर हमने प्रोविजन करना है। सो पहले तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी वैल्यू में से 25 लाख रुपीस की सिक्योरिटी वैल्यू, इसमें से पहले हम सिक्योर्ड अमाउंट जो उसको माइनस कर लेंगे। सो लेफ्ट राइट हमारे पास बचा दिस मच। सो दिस इज बैलेंस विद सिक्योरिटी। नौ 17 जो बैलेंस बचा उसके ऊपर 66% का हमें गारंटी कवर अवेलेबल है। तो गारंटी कवर की वैल्यू कितनी बनती है? सो इट इज 11.22। सो 11.22 तो दिस इज जिसके ऊपर हमें ECGC कवर अवेलेबल है। नौ 17 में से 11.22 माइनस करेंगे तो वो हमारा अनसिक्योर्ड रह जाएगा 5.78। तो इसमें हमारे पास तीन तरह के बैलेंसेस हो गए। तो वन जहां सिक्योरिटी अवेलेबल है, सेकंड जहां ECGC कवर अवेलेबल है एंड थर्ड जिसके लिए कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो अनसिक्योर्ड है 578 इसके ऊपर फुल प्रोविजन होगा और जो सिक्योर्ड है 8 ये डाउटफुल टू अकाउंट है तो इसमें 40% का प्रोविजन होगा। सो 40% मीन्स 320 प्लस 578 टोटल प्रोविजन विल बी 8.98। What is extent of loan for trading activity covered under CGT MSC guarantee scheme? CGT MSC guarantee scheme में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसका अमाउंट कितने वैल्यू तक कवर्ड है? सो इट इज रुपीज 500 लाख फॉर ऑल अकाउंट्स नाउ। ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट लोन अंडर PM स्वनिधि अनदर लोन इज अवेलेबल अप टू। तो अगर फर्स्ट लोन रीपे हो गया है तो सेकंड लोन का वैल्यू कितना है? सो इट इज रुपीज 20,000। अकाउंट बिकेम NPA ऑन 26 मार्च 19। इट बिकेम डाउटफुल ऑन। तो ये अकाउंट डाउटफुल कब बनेगा? तो अगर ये NPA बना इस डेट को तो इसके एक साल के बाद ये डाउटफुल 2 बन जाएगा, सॉरी डाउटफुल 1 बन जाएगा। सो डाउटफुल 1 मीन्स डाउटफुल 1 बना ये इस डेट को और इसके एक साल के बाद ये डाउटफुल 2 बनेगा। तो इसका एक साल मीन्स 26 मार्च 21 को ये डाउटफुल 2 अकाउंट बन जाएगा। On which of the following security charge assignment is applicable? सो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं और चार्ज असाइनमेंट इनमें बिल्डिंग के लिए मॉर्गेज है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए हमारे पास होता है हाइपोथिकेशन, शेयर्स के ऊपर होता है लियन। तो दिस मीन इनमें से कोई भी चार्ज एप्लीकेबल नहीं बनता है इनमें से। तो असाइनमेंट चार्ज इनमें से किसी के ऊपर नहीं बनेगा, नन। Short duration crop loan shall be treated NPA if not paid within 90 days, 180 days, 1 crop season या 2 crop seasons। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन है यानी ऐसा लोन जिसमें जिसमें हार्वेस्टिंग विद इन 1 ईयर हो जाना है, तो उस केस के अंदर अगर इसको पे नहीं किया जाता फॉर 2 क्रॉप सीजन्स तो ये NPA बन जाएगा। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो तो इट इज 1 क्रॉप सीजन। तो हमारा आंसर बना 2 क्रॉप सीजन्स। फॉर शॉर्टेज इन सॉइल्ड नोट्स रेमिटेंस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंस पेनल्टी फॉर नोट्स इन डिनोमिनेशन अप टू ₹50।
तो अगर शॉर्टेज है सॉल्ड नोट रिमिटेंस के अंदर या करेंसी चेस्ट बैलेंस के अंदर, तो डिनोमिनेशन नोट्स है 50 रुपीज़ का, तो पेनल्टी कितना होगा? सो 50 रुपीज़ पर पीस इन एडिशन टू द लॉस, 50 रुपये पर पीस का पेनल्टी होगा और साथ में जो लॉस हुआ वो उसकी भी कंपनसेशन पूरी प्रोवाइड करनी होगी। व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इन पीएमईजीपी मुद्रा फॉर अपग्रेडेशन? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या मुद्रा फॉर अपग्रेडेशन लोन के अंदर? सो दिस कॉस्ट कैन बी ₹1 crore फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ₹25 lakh फॉर सर्विसिंग। स्कीम फंडिंग इन डे एनयूएलएम रेशियो इन सेंट्रल एंड स्टेट। जो डे एनयूएलएम स्कीम है उसमें जो स्कीम की फंडिंग है सब्सिडी एटसेट्रा की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो क्या है? So this ratio is 75-25. Suit for recovery of loans above how much can be filed with DRT? So अगर किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर रिकवरेबल अमाउंट है तो सूट हमें DRT में ही फाइल करना होगा। तो वो अमाउंट कितना है? सो इट इज ₹20 lakh और above. Loan to government agencies can be provided within priority sector for housing प्रोवाइडेड कारपेट एरिया इज मैक्सिमम। अगर हमने गवर्नमेंट एजेंसी को लोन प्रोवाइड करना हो प्रायोरिटी सेक्टर के विदिन, तो उसका कारपेट एरिया मैक्सिमम कितना होगा? सो गवर्नमेंट जब कंस्ट्रक्ट करती है लॉट मैनी हाउसेज, तो पर हाउस कारपेट एरिया मैक्सिमम कितना होगा? सो इट कैन बी मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर्स। Now, filing of suit is mandatory before lodging claim with CGTMSE when amount is. So, CGTMSE के साथ सूट फाइल करना कब मैंडेटरी होगा? So, it will be when amount is above ₹10 lakh. In PMAY, PM Awas Yojana, annual family income for MIG1 is. MIG1 के लिए ये annual family income कितनी है? So, it is 6 lakh up to ₹12 lakh. 6 lakh से ऊपर मोर देन अप टू ₹12 lakh. पेनल्टी फॉर म्यूटिलेटेड नोट्स डिटेक्टेड इन सॉल्ड नोट रिमिटेंस एंड करेंसी चेस्ट ब्रांचेज। सो म्यूटिलेटेड नोट अगर डिटेक्ट किए जाते हैं सॉल्ड नोट्स रिमिटेंस के अंदर या करेंसी चेस्ट के अंदर, तो पेनल्टी कितना होगा? ₹50 पर पीस इरिस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेशन। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑन स्ट्रेस्ड लोन एसेट रेजोल्यूशन, एक्सेप्टेबल रेटिंग मिनिमम इज। सो टेस्ट लोन रेजोल्यूशंस की जो गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, उसमें डिफरेंट टाइप की रेटिंग्स प्रोवाइड की हैं। तो एक्सेप्टेबल रेटिंग कितनी बनेगी? सो इट इज मिनिमम RP4। नॉन कंप्लायंस विद ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय करेंसी चेस्ट डिटेक्टेड बाय RBI ऑफिशियल, व्हाट इज द पेनल्टी? अगर नॉन कंप्लायंस होता है करेंसी चेस्ट गाइडलाइंस का, ऑपरेशनल गाइडलाइंस का, तो पेनल्टी कितना अमाउंट होगा? सो पेनल्टी विल बी ₹5,000 फॉर ईच इरेगुलरिटी, और अगर उसका रेपिटेशन होता है तो ₹10,000 इन केस ऑफ रेपिटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। Claim in case of deposit account of a missing person has to be dealt with according to which act? मिसिंग पर्सन का अगर डिपॉजिट अकाउंट हो तो उसका केस हमने किस एक्ट के मुताबिक डील करना है? तो दिस विल बी डेल्ट विद इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 107, 108। तो इस एक्ट के मुताबिक उसको डील करना है। नो, जब से इस एक्ट को रिपील किया गया है सो तब से रिपील्ड एक्ट के मुताबिक इसको डील करना है। तो इसको नए एक्ट के मुताबिक डील करना है। तो ये नया एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंडर मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल एज माइक्रो क्रेडिट थ्रू MFI फॉर अमाउंट अप टू। मुद्रा योजना के अंदर जो लोन्स माइक्रो क्रेडिट थ्रू MFI अवेलेबल हैं उनका अमाउंट कितना है? सो उनका अमाउंट है अप टू ₹1 lakh। रेमिटेंस फॉर स्टडीज अब्रॉड, ओपनिंग अकाउंट अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अब्रॉड विच इज नॉट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन।
तो जो LRS स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इसमें कुछ ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में है, कुछ कैपिटल अकाउंट में है. सो स्टडी अब्रॉड इट इज करंट अकाउंट, ओपनिंग अकाउंट अब्रॉड इट इज कैपिटल अकाउंट, मेडिकल ट्रीटमेंट इट इज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अब्रॉड इट इज कैपिटल. तो विच इज नॉट करंट अकाउंट, तो इसमें हमारे ओपनिंग करंट अकाउंट एंड सेकेंडली इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अब्रॉड. तो नंबर 2 एंड नंबर 4 ये हैं कैपिटल अकाउंट की, नंबर 1 एंड नंबर 3 ये हैं करंट अकाउंट की. तो ऑप्शन 2 एंड 4 हमारा आंसर बना. फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स अप टू हाउ मेनी पीसेज इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, consolidated report should be sent by nodal bank officer to police authorities or the nodal police station along with the suspect counterfeit notes at end of the month. तो नोटों की गिनती कितनी हो, अगर वो अप टू 4 हैं तो कंसोलिडेटेड मंथली स्टेटमेंट जाएगी, अगर 5 एंड मोर हैं तो फिर उसका रिपोर्टिंग इमीडिएटली करना होगा. Home loan amount can be maximum how much within priority sector if allowed in a place with population less than 10 lakh. 10 लाख से नीचे की अगर पॉपुलेशन हो तो होम लोन का अमाउंट कितना होगा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर. सो दिस अमाउंट कैन बी ₹25 lakh. अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेटेड ट्रिब्यूनल, decision to Supreme Court can be made within how many period under IBC. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ये अपील कितने दिनों में किया जा सकता है. सो दिस कैन बी डन विद इन 60 days. फी फॉर चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन विद सरसाई फॉर CC लोन ऑफ ₹40 lakh. 40 lakh का अगर कैश क्रेडिट लोन है और हमने चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाना है सरसाई के साथ, तो उसके लिए फीस कितनी होगी. सो दिस फीस विल बी ₹100. कैश रिसीट अप टू 5 lakh इट इज 50,000 ₹50 और 5 lakh से ऊपर इट इज 100. कैश रिसीट इन द डिनोमिनेशन ऑफ दिस एंड अबव आर नॉट पुट इनटू रीसर्कुलेशन विदाउट नोट्स बीइंग मशीन प्रोसेस्ड फॉर ऑथेंटिसिटी. अगर हम कैश रिसीव करते हैं, डिनोमिनेशन कितना वैल्यू का हो, तो हम उसको रीसर्कुलेट तभी करेंगे जब उसको मशीन प्रोसेसिंग हो जाएगी. तो दिस अमाउंट इज ₹100. अंडर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क मैक्सिमम एक्सपोजर सिंगल NBFC को कितना हो सकता है. सो लार्ज एक्सपोजर में सिंगल NBFC को ये एक्सपोजर 20% होगा टियर 1 कैपिटल का, यानी बेस कैपिटल का 20%. एनी लैंडिंग बैंक कैन ओपन करंट अकाउंट बट नॉन लैंडिंग बैंक्स कैन नॉट वेयर एक्सपोजर अदर देन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इज. अगर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट सैंक्शन नहीं किया गया, कोई और एक्सपोजर है बैंकों का, तो जो लैंडिंग बैंक है वो तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नॉन लैंडिंग बैंक वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम किस अमाउंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 5 करोड़ लेस देन 50 करोड़ अमाउंट वाले अकाउंट्स की. लेकिन ये कैश क्रेडिट लोन नहीं होंगे, सो इट मे बी ए टर्म लोन. NCGTC guarantee is available in case of education loans where amount is up to rupees. NCGTC नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इसकी जो गारंटी एजुकेशन लोन में कितने अमाउंट के लोन तक अवेलेबल है. सो इट इज अवेलेबल अप टू 7.5 lakh. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स रेट इज हाउ मच अंडर LRS व्हेन अमाउंट इज मोर देन 7 lakh इन ए फाइनेंशियल ईयर. तो TCS रेट कितने परसेंट हो, तो इट इज 20%. प्रीवियस रेट यूज टू बी 5%, नो इट इज 20% अंडर LRS. लेकिन एप्लीकेबल कब है, व्हेन अमाउंट इज मोर देन 7 lakh इन ए फाइनेंशियल ईयर. फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल अंडर LC, सो विच रेट शैल बी यूज्ड. क्रिस्टलाइजेशन होता है फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को इंडियन करेंसी लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना, यानी जो हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंड करती है फॉरेन करेंसी में, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. ये क्रिस्टलाइजेशन अगर इंपोर्ट बिल है तो किस रेट के ऊपर ये क्रिस्टलाइजेशन होगा. सो इट विल बी एट बिल्स सेलिंग रेट. अगर ये एक्सपोर्ट का है तो फिर TT सेलिंग रेट बन जाएगा. इन IBC 2016 insolvency and bankruptcy code, loan given to company is eligible when amount is.
अगर कंपनी को लोन दिया जाता है तो एलिजिबल लोन अमाउंट कितना है? सो इट इज 1 करोड़ एंड अबव. लोन ऑफ ₹2 करोड़ टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक, इट कैन बी सैंक्शनड बाय. सो बैंक का कोई डायरेक्टर उसके रिलेटिव को लोन दिया गया या उसकी रिलेटिव की फर्म को लोन दिया गया है, उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज. इसको कौन सैंक्शन करेगा इन ए बैंक? सो इट विल बी सैंक्शनड बाय एनी अथॉरिटी विच इज डेलीगेटेड पावर बाय बोर्ड. अगर इसका अमाउंट 5 करोड़ या उससे ऊपर हो तो फिर उस केस में लोन कैन बी सैंक्शनड बाय बोर्ड ओनली. Data on counterfeit notes detected shall be reported on what basis and within how much period. अगर काउंटरफीट करेंसी नोट डिटेक्ट होते हैं तो उसका रिपोर्ट हमने कितने पीरियड के बाद भेजना है और कितने पीरियड के विद इन भेज देना है. सो दिस हैज़ टू बी सेंट ऑन मंथली बेसिस और इसके लिए हमें टाइम मिलेगा 7 days, यानी बाई 7th of next month. Which is not exempted from large exposure framework rules. लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के जो रूल्स हैं इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड लोन्स, नेबार्ड या फूड क्रेडिट. इनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड लोन्स एग्जेम्प्टेड हैं, फूड क्रेडिट एग्जेम्प्टेड है, नेबार्ड एक्सपोजर ग्रांट है वो भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड एक्सपोजर एग्जेम्प्टेड नहीं है. Banks to put an escrow arrangement in place within an escrow managing lending bank where CCOD sanction to a borrower is how much or above. तो बैंकों को एक escrow arrangement बनाना होगा with an escrow managing lending bank जहां CC नहीं sanctioned है, कोई और लोन sanctioned है. So where borrower is availing not CCOD account, तो it is other than CCOD. अदर देन CCOD. तो एस्क्रो अरेंजमेंट किन केसेस में मैंडेटरी बन जाएगा? तो इट विल बिकम मैंडेटरी वेयर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर इज 50 करोड़ एंड अबव. कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, विच फॉर्म इज टू बी यूज्ड? कौन से फॉर्म को यूज किया जाएगा? सो इट इज नॉट फॉर्म, इट इज फॉर्म. किस फॉर्म को यूज किया जाएगा? कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट, तो इट इज फॉर्म DA2. करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज हाउ मच एंड अबव इज टू बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट. सो करंट अकाउंट बैलेंस कितना अमाउंट हो अगर, तो उसको रिपोर्ट करना है क्रेडिट को. सो इट इज 1 करोड़ एंड अबव, मे बी डेबिट बैलेंस और मे बी क्रेडिट बैलेंस. नेम ऑफ एपेलेट अथॉरिटी अंडर इंटेग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, हमने यहाँ पे बताना है एपेलेट अथॉरिटी का डेजिग्नेशन इंटेग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर. सो इट इज ED ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ED होंगे सो दे विल बी एपेलेट अथॉरिटी अंडर दिस स्कीम. In case of small LLP, limited liability partnership, what is maximum contribution and annual turnover? So it is ₹25 lakh and ₹40 lakh. तो respectively, तो maximum contribution 25, annual turnover maximum ₹40 lakh. Counterfeit notes are to be preserved for a period of how many years from date of receipt of from the police authorities. अगर पुलिस अथॉरिटी हमें वापस करती है काउंटरफीट नोट्स को जो हमने भेजे थे पुलिस को, तो हमने उनको प्रिजर्व करना एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए और उसके बाद हमने उनको फॉरवर्ड कर देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. तो ये पीरियड कितना है? सो दिस पीरियड इज 3 years. व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ट्रांजिट PPI? सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मास ट्रांजिट के लिए अगर हम यूज करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू इज ₹3000. डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंगल टर्म डिपॉजिट कैन बी अलाउड इफ अमाउंट इज. तो सिंगल टर्म डिपॉजिट अगर उसका वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है तो फिर उसके ऊपर हम डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं. सो दिस वैल्यू इज ₹2 करोड़ एंड अबव. ए पर्सन हैज नॉट फाइल्ड ITR फॉर 3 years. TDS on cash withdrawal will start if amount exceeds how much in a financial year. तो अगर कोई पर्सन ITR फाइल नहीं करता 3 साल तक और वो कैश विड्रॉल्स करता है तो वो स्टार्ट हो जाएगा कितना अमाउंट अगर एक्सीड करता है इन ए फाइनेंशियल ईयर.
तो इट विल स्टार्ट व्हेन अमाउंट विड्रॉन इज मोर देन ₹20 lakh. Packing credit or anticipatory credit is another name of which letter of credit? कौन सा वो एलसी है जिसको हम पैकिंग क्रेडिट एलसी या एंटीसिपेटरी क्रेडिट एलसी भी कहते हैं? सो दिस एलसी इज नोन एज रेड क्लॉज एलसी. रेड क्लॉज एलसी में ये प्रोविजन है कि उसमें एडवांस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकिंग क्रेडिट और एंटीसिपेटरी क्रेडिट बिफोर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. Ambedkar interest subsidy is available for education to OBC, EBC students provided annual family income does not exceed. तो एनुअल फैमिली इनकम कितनी है? सो ये इनकम कितनी है तो हम इसको अभी बताता हूं मैं आपको. Next question. KYC data is to be uploaded on CKYCR in respect of individual customer legal entities. सभी के लिए ये डेटा अपलोड करना है CKYC प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 और 10 डेज का टाइम है इस डेटा को अपलोड करने का. Section 19 subsection 2 Banking Regulation Act imposes the ceiling on holding of shares of a company at how much % of banks. So Banking Regulation Act में Section 19 subsection 2 इसमें सीलिंग लगाया हुआ है कि अगर कोई बैंक किसी कंपनी के शेयर होल्ड करना चाहता है तो वो कितने % होल्ड कर सकता है बैंक के किसका? तो 30% तक वो होल्ड कर सकता है बैंक का पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स का. Under large exposure framework, maximum exposure to group counterparties. Large exposure framework में अगर maximum exposure हमने group counterparties को देना है तो वो कितना हो सकता है? So it can be 25% of base capital. Base capital means tier 1 capital. Drawer of a check can be directed by court to deposit what percentage of amount of check as an interim compensation. So अगर किसी चेक को का ड्रॉर है और वो चेक डिसऑनर हो गया फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, अगर कोर्ट में वो केस पेंडिंग पड़ा अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट तो ड्रॉर को डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट टू डिपॉजिट दैट अमाउंट एज ए इंटरम कॉम्पेंसेशन. सो दिस अमाउंट इज 20% ऑफ अमाउंट ऑफ चेक. If number of pensions of all government and departments exceeds how much branch to have regular interaction. अगर किसी बैंक ब्रांच में नंबर ऑफ पेंशनर्स सभी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स का पेंशनर का नंबर एक पर्टिकुलर नंबर को एक्सीड करता है तो रेगुलर इंटरेक्शन उनके साथ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. तो दिस नंबर इज 100 और 200. बैंक गारंटी ऑफ ₹15 करोड़ issued on behalf of exchange broker. What is total and cash margin? अगर बैंक गारंटी का अमाउंट 15 करोड़ है जो एक्सचेंज ब्रोकर के बिहाफ के ऊपर इशू किया है तो इसमें कैश मार्जिन कितना होगा, टोटल मार्जिन कितना होगा? सो कैश मार्जिन होगा इसका हाफ, दैट इज 50%. तो टोटल मार्जिन सॉरी, और कैश मार्जिन उसका 50%. तो दिस मीन टोटल मार्जिन होगा 7.5 एंड कैश मार्जिन होगा 3.75. करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1, करंट लाइबिलिटीज 150. What is value of stock if current asset include stock and receivable only? तो यहाँ पे करंट रेशियो हमारी है 2:1, क्विक रेशियो है 1:1, करंट लाइबिलिटीज 150 हैं. तो इस केस में हमने बताना क्या है, स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी. अगर करंट एसेट में या तो केवल स्टॉक है या केवल रिसीवेबल है तो इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो करंट एसेट कितने होंगे, अगर करंट लायबिलिटी 150 है तो करंट एसेट कितने हो जाएंगे, उसका डबल, बिकॉज करंट रेशियो इज 2:1. सो अगर ये 150 है तो हम रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो रेशियो कितनी है 2:1 की, तो ये आ गया 300. तो करंट एसेट आ गए हमारे 300.
करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 150 की। तो दिस मीन जो क्विक एसेट्स हैं, बिकॉज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमारे पास बच जाएंगे क्विक एसेट्स। क्योंकि करंट लायबिलिटी 150 की है, माइनस करके नहीं, क्योंकि करंट लायबिलिटी 150 है और क्विक रेशियो 1:1 की है। सो दिस मीन जितना अमाउंट करंट लायबिलिटीज का उतना अमाउंट क्विक एसेट्स का होगा। तो क्विक एसेट 150 आ गया। तो क्विक एसेट में केवल रिसीवेबल होते हैं। तो जिसमें स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 300 माइनस 150, तो 150 होगी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। 150 वैल्यू होगी रिसीवेबल की एंड 150 वैल्यू होगी स्टॉक्स की। टोटल होंगे 300 के करंट एसेट्स। अंडर LRS मैक्सिमम अमाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कुड बी। LRS के अंदर, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, अगर वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है तो रेमिटेंस का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? इट इज बोथ से, तो ये 2,50,000 पर पर्सन होगा पर फाइनेंशियल ईयर। तो फिर उस केस में चाहे वो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो, तो दोनों ही केसेस में इट इज लिमिटेड टू 2,50,000 $। Statement on Form 61B is sent to Income Tax Department covering which transactions? तो अगर फॉर्म 61B का स्टेटमेंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये किन ट्रांजैक्शन को कवर करता है? तो ये कवर करता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सिटीजन्स। तो जो फॉरेन सिटीजन्स के हमारे पास अकाउंट्स हैं, NRO अकाउंट्स हो सकते हैं, NRE अकाउंट्स हो सकते हैं, FCNR अकाउंट्स हो सकते हैं, उनके लिए। Pension paying banks are to compensate the pensioner for delay in crediting pension arrears at a fixed interest rate of। अगर पेंशन क्रेडिट करने में डिले की जाती है या एरियर क्रेडिट करने में डिले की जाती है तो पेंशन पे करने वाला बैंक कॉम्पेंसेट करेगा पेंशन को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? इट इज 8% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। चार्ज असाइनमेंट इज क्रिएटेड ऑन स्टॉक्स, LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या बिल्डिंग। तो जो असाइनमेंट का चार्ज है वो स्टॉक के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि स्टॉक के ऊपर हाइपोथिकेशन है, बिल्डिंग के ऊपर मॉर्गेज है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर ये असाइनमेंट होगा। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर, व्हाट इज नॉट अलाउड? ओवरड्राफ्ट नहीं अलाउ करेंगे, चेक बुक अलाउ नहीं करेंगे, डेबिट कार्ड अलाउ नहीं करेंगे, इनमें से कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर, तो उसमें हम ओवरड्राफ्ट परमिट नहीं करेंगे, चेक बुक परमिटेड है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड भी परमिटेड है। ओवरड्राफ्ट विल बी आवर आंसर। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन विच ओम्बड्समैन कैन गिव टू कस्टमर्स। तो कस्टमर को जो ओम्बड्समैन है इंटेग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में, तो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इट कैन बी मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। Change of address of a customer under KYC positive confirmation is to be obtained by bank within how much period? This is to be obtained within 2 months by sending a letter. RBI pays agency commission to banks for government receipts per transaction amount कितना होगा? तो हमने बताना है पर ट्रांजैक्शन अमाउंट एजेंसी कमीशन के लिए इन केस ऑफ रिसीट्स। अगर वो फिजिकल मोड है तो ₹40, अगर वो ई मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो ₹9। लोन ऑफ 15.75 लाख सैंक्शनड अगेंस्ट डीमैट शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू करंट लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस? तो यहां पे हमारे पास सैंक्शन लोन है 1575 का। लोन टू वैल्यू रेशियो जो भी है उसके मुताबिक सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी बनेगी? तो जो करंट लोन टू वैल्यू रेशियो है दैट इज 75%। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय लोन टू वैल्यू रेशियो, तो ये हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अमाउंट ऑफ लोन 1575 है एंड लोन टू वैल्यू रेशियो 75% है, तो 1575 डिवाइडेड बाय 75%, तो हमारे पास सिक्योरिटी वैल्यू आ जाएगी 21 लाख की। RBI pays agency commission to banks for government pension payments पर ट्रांजैक्शन। तो पेंशन पेमेंट के लिए
एजेंसी कमीशन गवर्नमेंट कितना पे करती है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इट इज ₹75 पर ट्रांजेक्शन. Exporter opens LC in favor of its supplier called LC on security of original LC. जो एक्सपोर्टर है उसने LC खोला अपने सप्लायर की फेवर में और वो ओरिजिनल LC की सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर ओपन किया गया. तो उस LC को हम क्या कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड बैक टू बैक LC. गिफ्ट PPI कैन बी इशूड फॉर एन अमाउंट ऑफ, अगर वो गिफ्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका अमाउंट कितना हो सकता है? तो इट इज ₹10,000. एडवांस रिमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैन बी मेड विदाउट एनी लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी अप टू, अगर रिमिटेंस करना है हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए एडवांस बेसिस के ऊपर, जिसके लिए कोई LC या बैंक गारंटी अवेलेबल नहीं है, तो उसका अमाउंट कितना हो सकता है? सो दिस अमाउंट कैन बी अप टू $5 लाख. लेकिन अगर ये गुड्स के अगेंस्ट है तो ये बन जाता है 5 मिलियन. FD yet to mature. Bank want to cancel it to recover NPA balance. Which right will be used? FD अब मैच्योर अभी नहीं हुई है और बैंक इसको कैंसिल करके अपने NPA को रिकवर करना चाहता है, तो कौन से राइट को यूज किया जाएगा? सो राइट का नाम है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन के राइट को यूज किया जाएगा. फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम क्लास को क्लोज करें, देयर इज ए मैसेज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम इमीडिएटली नहीं है. सो फ्री लाइव क्लास जितनी भी हम कंडक्ट करते हैं, रेगुलरली हम कंडक्ट कर रहे हैं बैच आफ्टर बैच. तो अगर आप फ्री लाइव क्लासेस को यूज कर रहे हैं तो दे आर वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर. लेकिन आर दे एनफ टू पास द एग्जाम? नो, एग्जाम को पास करने के लिए वो एनफ नहीं है. बिकॉज एग्जाम को पास करने के लिए आपको अपने इंटरनल सर्कुलर्स को जरूर करना चाहिए और जनरल बैंकिंग जो RBI गाइडलाइंस के ऊपर है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर है या इंडियन लॉ के ऊपर बेस्ड है, वो भी आपको जरूर करनी चाहिए. सो जहाँ तक जनरल बैंकिंग की बात है उसके लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स हैं. क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं. PDF स्टडी नोट्स रेडी रेकनर की फॉर्म में अवेलेबल है. RBI नोटिफिकेशंस की समरी हमारे पास अवेलेबल है. गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं और आप बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं. आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो वहीं हम सूटेबली आंसर करेंगे. आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा है तो सेशन छोड़ने से पहले उसको लाइक ज़रूर कर देना. जब आप लाइक करते हैं तो YouTube उस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है और उनकी हेल्प करता है. पर्सनली आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने WhatsApp ग्रुप में या अपने Facebook पेज के ऊपर. चैनल हमारा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं. तो ये 100 क्वेश्चंस वो क्वेश्चन थे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है. तो अगर आपका एग्जाम इमीडिएटली है तो आपको बहुत बहुत गुड विशेस. सो मैनी good wishes to all of you. Thank you, friends.